करिए। पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 वाल्मीकि नगर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ। अपने सभी भाइयों से कहूँगा, साथियों से कि वो बैठ जाओ। अब देखो बैठोगे कैसे ये तुम देखो। मुझको भी कोई खड़ा है, बैठ जाओ। ये बंद कर दो। और इतने जोर से नारा लगाए कि जो विरोधी प्रत्याशी है उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेज दिया, मगर उनको ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद भी आपके साथ ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। कभी आप देखे होंगे कि रास्ते में क्या किया उन्होंने। चलते काफिले में आके वो अधिकारी परमिशन मांगने लगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बिना परमिशन के चलेंगे क्या? जानबूझ के। लेकिन जब मैं उतर के आया तो फिर उनको पता लगा कि ये काफिला जो है ये तो बहादुर योद्धाओं का काफिला है, ये डरने वालों का नहीं। फिर डरा कौन आपने खुद ही देखा होगा। फिर हाथ किसने जोड़े आपने खुद ही देखा होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपको जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्ति के कपड़े कैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति का शरीर कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जनता जिसको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, वही ताकतवर होता है। आपने इस वाल्मीकि नगर लोकसभा, पहले तो इसका नाम बड़ा प्यारा है वाल्मीकि नगर, फिर यहाँ जो प्यार आप लोगों ने दिया, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिले के विधानसभा के अध्यक्ष, नेतागण, कार्यकर्ता, सम्मानित साथी, यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सभी मोहम्मद भाई के चाहने वाले जो लोग हैं, मैं इनसे बस ये पूछ रहा था भाई कि सभी आपको क्या लगता है क्या रहेगा, आपके समाज की क्या स्थिति है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम गुलाम नहीं, हम अच्छा बुरा समझते हैं। लंबे समय से हम यहाँ लोगों को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक हमारी बस्ती में कोई देखने भी नहीं आता कि हमारे हाल क्या है। ये बिहार है। मेरी बात जो गलत हो एकदम हाथ उठा के कहना कि भाई आप गलत बोल रहे। बताओ, सबसे ज्यादा मजदूरी करने के लिए अगर किसी प्रदेश के लोग जाते हैं तो वो बिहार के लोग हैं या नहीं? बताओ। बिहार में कई पार्टियों को मौका मिला, आप महसूस करो। ऐसा क्या है कि आज तक भी बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। आप चले जाओ, पूरी दिल्ली जो देश की नाक है, आन है, बान है, शान है, अगर उसमें सबसे ज्यादा मजदूर कहीं का है तो वो बिहार का, मेरे बिहार। आप पंजाब चले जाओ, कहते हैं पंजाब खेती में बड़ा खुशहाल है, पंजाब में प्रति व्यक्ति आय बहुत बड़ी है, मजबूत है, वहाँ का किसान खुशहाल है, लेकिन उस किसान के खेत में अगर फसल को उगाने का कोई काम कर रहा है तो वो मेरा बिहार से गया, यहाँ का मजदूर कर रहा है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर पे इंडस्ट्रियल एरिया है। जब मैं वहाँ काम करता था, मैं खुद भी एक दिन पापा से लड़के चला गया
कि मुझे काम करना है। तो पिताजी ने कहा कि जब काम करने जाओगे तो 1-1 रुपए का एहसास हो जाएगा। तो मैं चला गया, दिन में पढ़ाई करता था और रात में कंपनी में काम करता था। मैं जब देखता था तो बिहार से आने वाले जो मजदूर साथी थे वो 48-48 घंटे काम करते। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता था कि आदमी कैसे जाता, और चने खा खा के, उबले हुए चने खा खा के वो अपना समय व्यतीत करते थे। मैं सोचता था कि भाई इनको पैसे की बड़ी भूख है, ये इस तरह क्यों करते थे। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पिता के सम्मान की रखवाली के लिए 48-48 घंटे, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं। मैं इस बिहार की धरती को नमन करता हूँ कि ये बिहार की धरती वीरों की धरती है, संघर्ष की धरती है, परिवर्तन की धरती है। लेकिन आप महसूस करो कि अगर यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के नेताओं ने आपके बारे में सोचा होता तो क्या आपको अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती? क्या बिहार में योग्यता की कमी है? पढ़े लिखे लोग कम है? नहीं। मैंने राज्य में एंट्री करते बिहार अपने आप में साबित करने लग जाता है। मुझे कहने में बात कड़वी है लेकिन सच है कि पेट से नीचे के कपड़े तो होते हैं पुरुषों में, लेकिन पेट से ऊपर के कपड़े नहीं दिखाई देते। ये गरीबी, बेबसी, ये जो मजाक आपका उड़ाया जा रहा है, ये मजाक सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो किसी पार्टी में हो, सब लोग उड़ा रहे हैं। एक पार्टी में उड़ा रहे, सब लोग उड़ा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जानवर हैं और आपके साथ जानवर जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो ये मानते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग, कबीर, नानक, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हम तो ये मानते हैं, पीर पैगंबरों को मानने वाले लोग, ऊपर वाले को मानने वाले लोग, खुदा को मानने वाले लोग हम तो ये मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान को इज्जत की जिंदगी और सुख सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए। यही हमारे महापुरुषों ने संविधान के जरिए इस देश में स्थापित किया था कि कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी जाति होगा, किसी भी धर्म का होगा, रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी सरकार देगी। लेकिन आज सरकार 5 किलो राशन देके आपके ऊपर एहसान करती है, ऐसा महसूस कराती है कि ये 5 किलो राशन वो अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से दे रही है। लेकिन सच ये है मेरे भाइयों, ये आपके टैक्स का पैसा है। आप जो सामान खरीदते हैं, 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो 28% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप एक परिवार पास पूरे महीने में 5000 रुपए का सामान खरीदता है तो 1400 रुपए टैक्स के सरकार के खाते में देता है। 1400 रुपए लेके और वो आपको 200 रुपए का राशन देके ऐसा महसूस कराते हैं कि वो मालिक है, आप गुलाम है। मैं तो बहुत दिन पहले इस बात को समझ गया था, यही समझाने आपको आया हूँ। मोटरसाइकिल पे नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, झंडा उठा के जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप वोट के वैल्यू में समझोगे और निकम्मे नेताओं को सत्ता से बाहर करके अपने बीच के लोगों को आप कुर्सी पर बिठाने का काम करोगे। आप देखो, ये तो मैं था जिनको देख के उनको पसीना आ गया अधिकारियों को। सोचो मैं नहीं होता तो गर्मी कैसे दिखा रहे थे। ये गर्मी गुंडों में क्यों नहीं दिखाई जाती? ये गुंडों, ये मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों में, सामंतियों में गर्मी क्यों नहीं दिखाई जाती? ये रेप हत्या करने वाले माफिया में गर्मी क्यों नहीं दिखाई जाती? ये गरीबों को लूटने वाले, गरीबों को बेचने वाले, दहाड़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, मूछे रखने के नाम पे, घोड़ी पर बैठने के नाम पे, मटकी छूने के नाम पे हत्या करने वाले गरीबों की, ये उन पे गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि ये गुंडागर्दी सरकार के लोगों की गरीब लोगों पे चलती है। ये दिन खत्म होने वाले, मेरी बात को आप याद रखना। जैसे जैसे एक लंबे समय से आपने भीम आर्मी को ताकत देने का काम किया, आप जानते हैं कि सामंतियों की हवा खराब हो गई है, सामंतियों के पैर काटने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, कि आपने सड़क पे मेरा साथ दिया है। अब मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए मांगने के लिए आया हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं होगी तो पॉलिसी हम लोग नहीं बना सकते। जब तक पॉलिसी हम लोग नहीं बनाएंगे तो सत्ता में दूसरे लोग बैठे रहेंगे।
रहेंगे तो हमें जुर्म सहना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे ताकत मांगने आया हूँ कि जब मेरी कलम में ताकत होगी, इसको सभी को सभी मत समझो, इसको चंद्रशेखर आजाद समझो। इसका निशान केतली है, इसके गले में ये पट्टा नीले रंग का है, समानता की बात करने वाला पट्टा इसके गले में है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का निशान इसके गले में है, और ये केतली चंद्रशेखर आजाद का निशान है, जौहर आजाद का निशान है, अमर ज्योति का निशान है, कमल वालिया का निशान है। ये केतली केतली नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। जैसे जैसे आप केतली को मजबूत करोगे, वैसे वैसे आपके अधिकार छीन के इन सामंतियों को, पूंजीपतियों को, ताकतवर लोगों को देने वालों की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब मेरी इस बात पर गौर करना, ये जो हमसे चुनाव के समय मिलने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में हमसे अच्छे अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, भाई कहते हैं, चाची ताई कहते हैं, चाचा ताया कहते हैं, क्या 5 साल इन्हें हम दिखाई नहीं देते? नहीं देते, नहीं देते, बताओ, नहीं देते ना? इनको हमारा भूखा पेट नहीं दिखता ना? इलाज की कमी के कारण हम मर जाते सड़कों पे नहीं दिखते ना? जब हमें शादी करनी होती है भाई की बहन की, तो कर्ज लेना पड़ता है, वो नहीं दिखता ना? जब हमें अपने भाई को पढ़ाना होता है, पढ़ने के लिए भेजना होता है, तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, वो नहीं दिखता ना? ये कहते हैं हमने आपके लिए बहुत अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। आप महसूस करो, अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो ये अधिकारी, ये नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ये तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लैंड ले जाके, अमेरिका ले जाके, अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जहाँ एसी चलता है कमरे में, और हम लोग कहते हैं जिसकी छत भी गिरने वाली है सरकारी स्कूल में, चलो वो आपके लिए बढ़िया बना दिया है। ये अपना इलाज तो 40 में जाके कराते हैं, विदेश में जाकर कराते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि हमने जनता के लिए सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिए। अगर सरकारी अस्पताल बढ़िया है तो आप अपना और अपने बच्चों का इलाज इसमें क्यों नहीं कराते? मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो दिन भी आएगा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि हर नेता अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जहाँ किसान मजदूर का बच्चा एक बेड पे किसान का बेटा इलाज करा रहा होगा, उसी बेड पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का बेटा भी इलाज करा रहा होगा, वो खुद भी इलाज करा रहा होता होगा। तो दवाइयां उन्होंने जनता के लिए भेजी है, डीएम का हो, एसएसपी का हो, सीओ का हो, थानेदार का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो। जब सरकार से लाभ लेने वाले व्यक्तियों को सरकारी तंत्र में रहना पड़ेगा, कुछ दिन जाके बदलाव आएगा। जब एक स्कूल की मेज पे वही जिलाधिकारी का बेटा बैठा होगा, वही हमारे मजदूर का बेटा बैठा होगा, वही मंदिर का बेटा बैठा होगा, सब लोग एक ही कक्षा में बैठ के जब पढ़ाई करेंगे, उस दिन जाके इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी, समान शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी। लेकिन ये कहने से नहीं हो सकता, ये बदलाव अगर करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को याद करो कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब तक राजनीति की ताकत आप अपने आप से दूर रखोगे तो फिर वही मिलेगा जो देने वाला देगा। झूठन पे जिंदा रहना बंद कर दो, हाथ फैलाना बंद कर दो, अपनी अहमियत समझो, अपनी वोट की ताकत समझो, वोट का प्रयोग करना सीखो, और एक एक वोट 25 तारीख को आपके यहाँ चुनाव, 25 तारीख फैसला होगा कि गरीब का बेटा, आपका बीच का आपका भाई, और मेरे 12 साल के संघर्ष को आप केतली के निशान तक पहुंचा पाते हो नहीं पहुंचा पाते हो, इस बात का आकलन होगा। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, और मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि जिस लोकसभा सीट से मैंने चुनाव लड़ा, आपको याद है ना वो सीट? क्या नाम है उसका? मैं आपको वचन देके कहता हूँ, इस बात दिला के कहता हूँ, जो आजाद जी मुझे लड़ाने गए थे, इस वजह से यहाँ कम प्रत्याशी लड़ पाए, अमर ज्योति भी वहां मुझे लड़ाने गए थे। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जब भी मुझे लड़ाने गए थे कि नगीना लोकसभा सीट हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपके प्यार, आशीर्वाद और अपने संघर्ष पे, अपने साथियों के संघर्ष पे भरोसा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लेना। टीवी की पट्टी चल रही होगी कि आजाद समाज पार्टी ने
वो नौजवान जो आंधी तूफान नहीं देखता, दिन रात नहीं देखता, अपना भूखा पेट और सुविधाएं नहीं देखता, जो स्वाभिमानी नौजवान है, उसने अपने भाई को, अपने नेता को दिल्ली की तरफ भेज दिया। और अब जब भी पार्लियामेंट चलेगी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हर गरीब मजलूम के, महिलाओं के हितों के लिए चंद्रशेखर आजाद आंख में आंख मिला के आपके लिए लड़ेगा। चाहे आप बिहार में रहते हो या बंगाल में रहते हो, अगर आप पे जुल्म होगा तो पार्लियामेंट चलने नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए आप पे जुल्म होगा तो पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ूंगा, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ूंगा, और देश की राजधानी को नीले रंग से रंगूंगा, लेकिन आप पे उंगली नहीं उठने दूंगा, ये वादा करने के लिए और जो अधिकार आपने छीन रखे हैं, उन अधिकारों को विरोधियों के पंजों से छीन के लाके आपके कदमों में गिरूंगा। क्योंकि जब मैं गांव देहात में जाता हूं तो ये देखता हूं कि मेरी माएं बहनें बड़ी उम्मीद लगा के बैठी, आंखों में आंसू है, तन के कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन दिल में ये इच्छा है और जवान में ये उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद आएगा तो कुछ बदलाव करेगा। कौन गरीब गांव के आंख में आंसू नहीं आने देने, इस बात के संकल्प के साथ निकले। और आप जानते हो, रोकने के लिए झूठे मुकदमे, जितनी उम्र भी नहीं मेरी उससे ज्यादा मुकदमे, जेल, और जब तब भी नहीं रुका इनकम टैक्स से तो 4-4 गोली भी चलाई आपके खून के ऊपर, आप जानते हो, लेकिन वो गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि इतनी भाइयों का आशीर्वाद, इतनी मां बहनों का प्यार और इतनी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद से हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नगीना के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, क्या वाल्मीकि नगर के लोग अपने काम को करने के लिए तैयार हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग देख रहे होंगे कि भाई चंद्रशेखर का प्यार, चंद्रशेखर का समाज क्या करेगा, बताओ क्या करोगे, बताओ 25 तारीख को क्या करोगे? जोर से बताओ, बड़ी कम आवाज आ रही, जोर से बताओ, किसी की बातों नहीं आओगे। कोई रुपया पैसा शराब बांटेगा, कोई माफिया डराएगा, डर तो नहीं जाओगे? सोच लो, अगर किसी ऐसे आदमी को वोट दे दी जिसने खुद की मील लगाई और 10% कर्मचारी यहाँ का रखा और 90% कर्मचारी बाहर का रखा, तो तभी तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी एक-एक वोट आपकी ताकत बनेगी। और सभी के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। पहले दिन से हम लोग पार्लियामेंट में लड़ेंगे कि वाल्मीकि नगर में इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, उस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनना चाहिए, उस क्षेत्र में कुटिल उद्योग लगने चाहिए, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसने पॉलिटेक्निक की, ITI की, बीटेक की, एमटेक किया, MCA किया, MBA किया, जिसने हाई स्कूल किया, 8वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। लड़ाई हम सीने पे तान कर अपने बाबूओं को, सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये केतली का बटन आप लोग दबाओगे, दबाओगे। आप ये जान लेना कि चंद्रशेखर आजाद अपने खून का कतरा आपके सम्मान में लगा देगा। आप जानते हो इस बात को, जानते हो नहीं जानते? आप सोचो, अभी तो चंद्रशेखर आजाद सड़क पे है, तभी अधिकारी भाग भाग के गाड़ी में बैठते हैं। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ताकत में आ गया, कोई छू पाएगा आपको? कोई मोबिलिटी कर पाएगा आपको? कोई जाति धर्म के नाम पे आपके साथ नाइंसाफी कर पाएगा? कोई आपके अधिकार छीन के घर में चैन से पड़ के सो जाएगा? कोई गुंडा माली किसी गरीब की बच्ची की तरफ मार उठा देगा? सुनो, गायब हो जाएंगे लोग, चिंता मत करो, क्योंकि गुंडागर्दी सामंतवाद का